आवाज आ रही है क्या आप लोग को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है प्रॉपर आप लोग को? जी सर, क्लियर है। ठीक है, बाकी लोग को भी कहिए कि वो पार्टिसिपेट करें। दो ही लोग हैं। कल का जो टॉपिक था अपना, उसमें कोई डाउट हो आप लोग का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपन क्लास आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कल आप लोग को बताया था कि हम 10वां यूनिट पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर का, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। और कल हम लोग कई सारे मुख्य टॉपिक को कवर किया है, जिसमें उच्च शिक्षा प्रणाली में हम लोग पढ़े हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली। वैदिक शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं हमने कल देखे। और उसके पहले हमने देखे कि पराज्ञान क्या होता है, अपराज्ञान क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी कार्यक्रम हैं जो विद्यार्थियों के विद्यालय आरंभ के पहले कराया जाता था, उसको हमने देखे। और कई सारी इसकी विशेषताएं को हमने कल देखा है। मैंने कल आपको सबको कहा था कि हम कल जो नेक्स्ट क्लास है उसमें वेदों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वेदों का मुख्य किरदार है। भारतीय संस्कृति वेद के बिना, समझिए, भारतीय संस्कृति में वेद के अभाव में भारतीय संस्कृति भारत का संस्कृति नहीं होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वेदों को मानने वाला, वेदों का अनुसरण करने वाला देश है। और उस भारतीय संस्कृति के भारतीयता में अलंकार भरने वाला यह देश भारत देश है। तो वेदों के बारे में आप लोग को मैं बताया था, तो आप लोग से क्वेश्चन भी किया था कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग की तरफ से आउटकम्स आया था कि वेदों की संख्या हमारे 4 हैं। तो 4 वेदों के बारे में आप लोग को मैं थोड़ा अध्ययन करने के लिए बोला था। आप चारों वेदों के नाम मुझे बताइए। सर, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। स्टार्टिंग से बताइएगा, 1 बाय 1 करके, ठीक है? चारों वेदों के नाम। कौन कौन सा ऋग्वेद। वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, ओके, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? सामवेद। दूसरा है सामवेद। लग रहा है बढ़िया स्टडी करके आए हैं आप लोग। नेक्स्ट, अगला कौन सा है? यजुर्वेद सर। यजुर्वेद। यजुर्वेद। नेक्स्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद। ये भारतीय संस्कृति में हमारे 4 वेदों का उल्लेख हुआ है। हम इसको बारी बारी से और अच्छे से पढ़ेंगे कि इस वेद में कौन कौन से वेद में कौन कौन से कंटेंट है, उल्लेख है, किन किन चीजों का समावेश है। इसके पहले मैं बताऊं कि भारत की भारतीय संस्कृति में 4 वेद हैं और वेदांग जो है वो 6 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आप लोग को जानना कि वेद
की संख्या हमारे भारतीय संस्कृति में 4 है, और वेदांगों की जो संख्या है वो हमारे भारतीय संस्कृति में 6 है। इसको बारी बारी से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को पढ़ेंगे। पहले संख्याओं पे हम लोग पहले विचार विमर्श कर लेते हैं। तो वेदांग की जो संख्या है वो 6 है। आप लोग में से किसी को पता है तो बताइए कि 6 वेदांगों का क्या क्या नाम है। नहीं पता है तो क्लास नेक्स्ट कर सकता हूं, मैं अभी कर रहा हूं। नहीं है तो नो सर करके आप लोग बोल सकते हैं। सर इसमें चलिए कोई बात नहीं। कर्म कांड है। हाँ, कर्म कांड, बहुत सही। कर्म कांड, कर्म कांड संबंधी। शायद और कोई बोलने का कोशिश कर रहा है, उनका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। किसी को छंद। समझ में आ रहा है उनकी? हाँ। और कोशिश आप लोग ये कीजिएगा कि प्रॉपर आप नेटवर्क में रहिएगा, क्योंकि नेटवर्क ही एक हमारा माध्यम है जिससे हम आपसे जुड़ सकते हैं। बल्कि जो दिन भर में आपकी जो मोबाइल से गतिविधि होती है, दुनिया भर के रील्स देखना, बाकी सब के वीडियो देखना, उसको थोड़ा सा कम, क्लासेस के टाइम पे आपको नेट, इंटरनेट की सर्वर की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो बचा के रखिए। चलिए नेक्स्ट है कर्म कांड भी है, बारी बारी से जान जाते हैं पहले हम लोग। दूसरा है कल्प। वेदांग में पहला वेदांग है कर्म कांड संबंधी शिक्षा के बारे में है पहला। दूसरा है कल्प, और उसके बाद है नेक्स्ट निरुक्त। ये सभी वेदांगों का नाम है। इसके बाद है व्याकरण। इसके बाद जो आप बोल रहे थे छंद, और उसके बाद लास्ट आप लोग बताइए, याद है क्या लास्ट कौन सा है? ज्योतिष। वेरी गुड, बहुत सही। ऐसे ही क्लास मजा आता है। ज्योतिष, ये जो है ये हमारे भारतीय संस्कृति में वेदांगों का नाम है, जो भारत की संस्कृति में 6 वेदांग हैं। अब मैं आप लोग को कल कुछ बता रहा था, आप लोग को पता है बौद्धिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा। तो इसमें भारतीय संस्कृति में मैं बता रहा था कि वेद होते हैं, वेदांग होते हैं, उपनिषद होते हैं। ये सभी के द्वारा जो शिक्षा हम अर्जित करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? पराज्ञान कहा जाता है। तो इस पराज्ञान में वेद को पढ़ लिए, वेदांग को पढ़ लिए, अब हम इसमें जानते हैं कि उपनिषद भी होते हैं। जो हमारे उपनिषद हैं वो, उपनिषद जो है ये तर्क शास्त्र के संबंधी शिक्षा हमको इनसे मिलती है। और जो पुराण है उपनिषद के लिए आप लोग जरूर से लिख लेना इसमें कि तर्क शास्त्र, पहले तार्का शास्त्र कहा जाता था, जिसको हम तर्क शास्त्र के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में तर्क शास्त्र को क्या कहा जाता है? किसी को पता है तर्क शास्त्र क्या होता है? तर्क मतलब टेक्निक, है ना? तो जो टेक्निक से संबंधित जो शिक्षा है, टेक्निक रिलेटेड जो एजुकेशन है, वो हमको उपनिषद में प्राप्त होता था। और मैं एक नाम ले रहा था कल, पुराण, पौराणिक गाथा ग्रंथ। जो पौराणिक जो शब्द है
पुराण से ही बना है। तो जो पुराण है, उस पुराण में हमें इतिहास की बातें मिलती हैं। अर्थात इतिहास की कोई चीजों को हमको जानना है, समझना है, इतिहास का हमको नॉलेज लेना है, तो वो हमें पुराण से प्राप्त होता है। तो बहुत जरूरी है इस चीज को जानना कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हमें भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती थी। तो ये प्रमुख वेद, वेदांत, उपनिषद और पुराण थे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद रहे ये सब चीज जो आप लोग लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, इसके ये सभी आपके माइंड में याद होना चाहिए। रटने की अलग से कोई आवश्यकता इसको नहीं होनी चाहिए। जैसे वेद है तो वेद की संख्या 4 है, वेदांग है तो वेदांग की संख्या 6 है, उपनिषद में तर्कशास्त्र संबंधी बातें का उल्लेख होती है, तर्कशास्त्र शामिल है उसमें। पुराण है तो पुराण मतलब ये कि वो इतिहास की बातों का उसमें उल्लेख होता है, वो पुराण है, याद रखना है आप। ये अगर हो गया तो मैं इसको इरेज करके इस वेदों के 4 जो नाम लिखे हैं उसको विस्तार से समझाऊंगा। अगर हो गया तो बताइए आप लोग हो गया करके, और इरेज करके मैं नेक्स्ट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को समझाता हूँ। उत्तर हो गया। ओके। 4 वेद में सबसे पहला वेद जो है, शायद नहीं दिख रहा है आप लोग, यहाँ से दिख रहा है बराबर। 4 वेद में पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? कुछ पढ़े हैं आप लोग तो? सर यह दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। बढ़िया, चलो। ये इसकी विशेष बात है कि ये दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। और किसी का? चलिए ठीक है। तो याद रखना है ये चीज, ये दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। दूसरा चीज ये याद रखना है, जो एनटीए सवाल करता है उससे रिलेटेड टॉपिक, कि इसमें 1028 भजन शामिल हैं। 1028 भजन इस ऋग्वेद में शामिल हैं। और साथ ही साथ इसमें इस 1028 जो भजन है, इसे एक पुस्तक है जिसका नाम है मंडला। और मंडला नामक जो पुस्तक है उसको 10 भागों में विभक्त किया गया है। 10 भागों में विभक्त किया गया है मंडला नामक पुस्तक। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ऋग्वेद जो है वो मुख्यतः देव की स्तुति, भजन पाठ,
आदि का ज्ञान इसमें शामिल है। स्तुति भजन आदि का ज्ञान इस ऋग्वेद में प्रमुखता से इसको स्थान दिया गया है। ये ऋग्वेद रहा। तो भजन संग्रह या भजन के लिए कौन से वेद हैं करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको दिखाना है कि भजन संग्रह या स्तुति, या दूसरे शब्दों में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देव स्तुति के लिए कौन सा वेद प्रमुखता से स्थान दिया गया है, या कहें कि प्रार्थना या सुमिरन, या जो भी, मतलब ये समझिए कि भगवान से संबंधित कोई भजन गायन कीर्तन कुछ भी की बात आई तो वो ऋग्वेद में ही शामिल है। ऋग्वेद का वो प्रमुखता से उसमें स्थान दिया गया है। दूसरा जो वेद है भारतीय संस्कृति में, वो है सामवेद। ये चारों वेद हैं। कहा जाता था उस समय पे कि जिनके पास ये भारत के चार वेद के ज्ञान हैं, समझिए उस समय के पीएचडी, उस समय के वे ज्ञानी, उस समय के वे विशेषज्ञ होते। चारों वेद का जिसको ज्ञान है, समझिए वो सर्वज्ञ था उस समय की। दूसरा जो वेद है वो साम वेद है। तो सभी वेदों का अपना अलग अलग कंटेंट था। जैसे हम चार विषय पढ़ते थे, पहले पहली दूसरी पढ़ते थे, तो कि भाई हिंदी, अंग्रेजी, गणित और समाजी विज्ञान, कुछ इस तरीके से। तो उस समय के लिए ये चारों अलग अलग काम के चारों अलग अलग विषय थे, समझिए पीएचडी के, उस समय के ज्ञाता लोग के लिए। तो दूसरा जो है वो है सामवेद। सामवेद के बारे में आप लोग को कुछ नॉलेज है तो बताइए। एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो याद रखना है, मंत्र, मंत्रों का जो जाप है भारतीय संस्कृति में, मतलब कहा जाता है ना कि भारतीय संस्कृति ना केवल संस्कृति है बल्कि टेक्नोलॉजी का घर है। कोई भी वेद, जो गुरु थे, वैद्य जी थे, वो हमें हमारी आत्मविश्वास, तो देखिए उस समय की बात ऐसी है कि आत्मविश्वास से हमको हमारे बड़े से बड़े बीमारियों को दूर कर दिया जाता है। उस समय पे मंत्र उच्चारण करके हमको गुरु मंत्र दिया जाता था। मंत्रों के माध्यम से ही हमें हमारी तबीयत ठीक हो जाती थी। कुछ इस तरीके से कहानी है। तो सामवेद कुल मिला के मंत्रों के जाप से संबंधित ज्ञान सामवेद में उल्लेख मिलता है। और जप करना, जाप करना आप लोग जानते हैं, उससे संबंधित ज्ञान सामवेद से था। और सामवेद में केवल और केवल ये मंत्रों का ही उल्लेख था कि कौन मंत्र, गुरु मंत्र क्या है ना भाई। इस तरह से अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के लिए, इसमें जैसे भजन था, भजन संग्रह था ये ऋग्वेद, तो सामवेद मंत्र संग्रह था, समझिए आप लोग। तो ये मंत्रों का उल्लेख सामवेद में था। इस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक जगह दे देगा भजन, एक जगह दे देगा मंत्र, और उसके बाद एक जगह दे देगा ऋग्वेद और दूसरा सामवेद। तो आपको उसको कहीं ना कहीं जोड़ी मिलाना है। तो ये सब चीज याद रहेगा तभी हो पाएगा। नेक्स्ट है यजुर्वेद। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में कुछ है आपके पास नॉलेज तो बताइए।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यजुर्वेद जो है, इस यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया था, याद रखिएगा। यजुर्वेद को दो कौन सा भाग में बांटा गया था? तो वो है सफेद और काले। सफेद और काले यजुर्वेद। इन सफेद और काले दो भागों में यजुर्वेद को बांटा गया था, और इसमें धार्मिक जो अनुष्ठान और बलिदान, धार्मिक अनुष्ठान, अनुष्ठान शायद आप लोग के लिए ज्यादा कठिन शब्द है, तो धार्मिक कार्यक्रम कह सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और साथ ही साथ जो बलिदान से संबंधित लेख इसमें शामिल थे, और धार्मिक अनुष्ठान और बलिदान से संबंधित गद्य टिप्पणियां इस यजुर्वेद में शामिल था। अगला चीज इसमें जानने वाली बात यह है कि यजुर्वेद जो है, इसको प्रमुखता, जैसे इसमें भजन के लिए इसको जाना जाता है ऋग्वेद को, सामवेद को मंत्रों के जाप के लिए जानता है, तो इसी प्रकार से जो यजुर्वेद था उसको यज्ञ का, यज्ञ जो होता है उस यज्ञ का सूत्र के लिए इसको प्रमुखता से स्थान दिया गया था। यज्ञ का जो सूत्र था, वो यज्ञ का सूत्र जो है यजुर्वेद में, उसी की विद्या दी जाती थी, यज्ञ का सूत्र संबंधी विद्या। किस विधि विधान से, कौन से नियम से, कौन से फॉर्मूला, कौन से सूत्रों के माध्यम से यज्ञ किया जाना है, उससे संबंधित जो उल्लेख था वो यजुर्वेद में था। अब जो हमारा लास्ट बचता है वो है अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एक ही बोर्ड में आ गया है तीनों। अब जो अथर्ववेद है वो पूरा पूरा बोर्ड ले लेगा। तो इतने को पहले नोट कर लीजिए आप, अगर इसमें कुछ डाउट है आप लोग को तो पूछ लीजिए, फिर अथर्ववेद में आते हैं अपन लोग। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ओके, देखिए मुझसे भी कोई गलती हो सकती है, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, याद रखिएगा। और हर शिक्षक को विद्यार्थी होना चाहिए। यहाँ पे यजुद लिख दिया था मैं, और आप लोग उसको देख नहीं पाए थे, यजुर लिखिएगा उसको। छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है हमको, एक अच्छा शिक्षक का वो गुण होता है। नोट्स भी बनाइएगा तो प्रॉपर वे पे आपका मात्राओं पे ध्यान रखना, और हर एक चीज पे आपका ध्यान होना चाहिए। हो गया, तो इसको इरेज करूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अथर्ववेद। हो गया सर। ओके। कितनों ने जादू देखा है? जिसने देखा है वो देखे हैं करके बताइए तो। सर बचपन में देखी थी सर। बचपन में देखे थे, चलिए बढ़िया। और बाकियों, बाकी नहीं देखे हैं क्या? बाकी लोग भी तो हैं क्लास में, उनसे भी पूछ रहा हूँ भाई, बताइए जादू आप लोग देखे थे? अच्छा, गैलेक्सी M32 जिनका है
मोबाइल सेट, वो बोल रहे हैं देखे हैं। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप माइक ऑन करके बोलिएगा, क्योंकि आपके पास वो सुविधा है ना। तो चलिए देखते हैं। वो जो जादू आप लोग जितने भी देखे हैं, याद रखना कि जो भारत की संस्कृति है उसमें वेद जो चार हैं, उसमें एक वेद का नाम है अथर्ववेद। तो उस अथर्ववेद की ही देन है वो जादू, जिसको आपने बचपन में देखा है, कोई अभी भी देखते होंगे। आजकल तो उससे लोग अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। अथर्ववेद में कुल मिला के याद रखिएगा, जो अथर्ववेद है उसमें जादू का ज्ञान संग्रह था। ये जितने भी आज जादू दिखाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जादू के जो सूत्र कहिए आप लोग, वो सभी जादू के सूत्र अथर्ववेद की देन है। और अथर्ववेद में जादुई झुकाव इसका आकर्षण था। अथर्ववेद का आकर्षण जो है वो क्या है? जादुई झुकाव था। अर्थात जादुई झुकाव, आकर्षण, अट्रैक्ट करना बोलते हैं ना जो, तो अथर्ववेद कुल मिला के जादू के सूत्रों को, जादू का ज्ञान को प्रदर्शित करते थे। और ये जादू का झुकाव एक अधिक लोक कथात्मक शैली है। पूछ सकता है कौन सी शैली है, तो याद रखना है आपको, ये लोक कथात्मक लोक कथात्मक शैली है। शैली मतलब आप लोग संदर्भ, प्रसंग, गद्य की विधा, भाषा शैली इस तरीके से पढ़े हैं। तो ये अथर्ववेद में जादुई झुकाव जो है वो कौन सी शैली है? लोक कथात्मक शैली है। लोक कथात्मक शैली को याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज हम जानते हैं कि प्राचीन जो भारतीय साहित्य था तथा विदेशी यात्रियों के लिए, ये विवरण से पता चलता है, जो विदेश से हमारे यहाँ कई यात्री आए, उनके लिखे हुए किताब से हमको कई चीजों का नॉलेज मिलता है। क्योंकि हमारे 3 मंजिला किताब के भंडार, ज्ञान संग्रह जो हमारा था, वो तो भैया एक बढ़िया आदमी था, उसके जलाने से सब समाप्त हो गया। तो हमारे पास एक साधन मात्र रह गया, वो थे हमारे विदेशी यात्री। उन्हीं के माध्यम से हमको पता चलता है। आप लोग को याद है क्या किसी का नाम, उसका नाम जो उस हमारे प्रमुख विरासत को जलवा दिया था? नाम है याद तो बताइए। नहीं सर। नहीं याद है? चलिए उसको भी पढ़ा दूंगा। तो प्राचीन भारतीय साहित्य तथा विदेशी यात्रियों से हमको पता चलता है कि यहाँ जो शिक्षा के जो पाठ्यक्रम थे उसमें 4 वेद, उन्हीं से पता चला है हमको कि हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वेद, 6 वेदांग और उपनिषद और 14 विधाएं थी। 14 विधाएं और 18 हमारे पास जो थे वो शिल्प थी। 18 शिल्प हमारी भारतीय संस्कृति में थी और 64 कलाएं थी। शायद 4-6 कलाओं को जानते होंगे आप लोग। तो भारतीय संस्कृति में 64 कलाओं का उल्लेख पाया गया। ऐसे हमारे जो विदेशी यात्री थे, जो भारत आए हुए थे भारतीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उनसे हमको पता चलता है। और ये जो 14 विधाएं थी, इन 14 विधाओं में
4 वेद और 6 वेदांत, 4 वेद प्लस 6 वेदांत थे। अब ये कितना हुआ? 4 और 6 बराबर 10 हो गया। और जो 4 बचे वो 4 इस तरीके से था। पहला था पुराण, अगला था धर्मशास्त्र, ये सभी वो ग्रंथ हैं। पुराण थे, धर्मशास्त्र थे, मीमांसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कितनों ने नाम सुना है? मीमांसा पे बहुत अच्छा काम उसने किया है, उन्होंने किया है, सॉरी। और तर्क। तो ऐसे करके भारतीय संस्कृति में 14 जो विधाएं थी वो इस प्रकार से थी। आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, कौन कौन से विदेशी यात्री आकर के भारत में शिक्षा ग्रहण किए हैं। इन सभी चीजों का आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। हुएन सांग का नाम आप लोग सुने होंगे, दिख रहा है प्रॉपर यहाँ तक कि नहीं दिख रहा है? इधर दिख रहा है सर। ओके, यहाँ से लिख रहा हूँ, शायद दिख रहा होगा। जी। जो हुएन सांग था ये एक विदेशी यात्री थे और ये कई सारे तथ्यों को प्रकट किए हैं जो हमारी भारत की भारतीय संस्कृति को उभार देता है। हुएन सांग तथा अल्बेरुनी, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले ही नेट के परीक्षा में, सेट के परीक्षा में पूछा था। हुएन सांग का नाम पूछा गया था। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था कि उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जो तक्षशिला में आए थे, कुछ ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। तो हुएन सांग तथा अल्बेरुनी, इन्हीं के जो विवरण था, इन्हीं का जो स्टेटमेंट था, उसी स्टेटमेंट से, उसी विवरण से हमको ये सारी बातों का पता चला कि भाई व्याकरण तथा ज्योतिष की शिक्षा भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। व्याकरण तथा ज्योतिष, यह अत्यधिक प्रचलित थी हमारी भारतीय संस्कृति में। और आपको पता होना चाहिए ये भारत की संस्कृति के प्रमुख निर्माता हैं। यहां तक में किसी को डाउट है तो पूछिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं है तो यस सर करके फिर इसको इरेज करता हूं मैं। सर संस्कृत के प्रमुख निर्माता क्या बोले सर? क्या बोले? संस्कृत के प्रमुख निर्माता क्या बोले थे सर अभी? हमारे भारतीय संस्कृति के निर्माण में, अच्छा, निर्माण। ज्योतिष, यस, भारतीय संस्कृति का निर्माण
में ज्योतिष और व्याकरण का प्रमुख योगदान है, मैंने ऐसा कुछ कहा। जी सर। ठीक है, हुआ तो बताएंगे। जी सर, हो गया। ओके, तो ये 4 वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। 4 वेद है, वेदांत, ये सारे चीजों को याद रखना है आपको। इसके आगे हम जानते हैं कि जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, और एक शिक्षा प्रणाली कौन सी थी? भूल गए? वैदिक और बौद्ध। तो ये जो बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली थी, इस बौद्ध प्रणाली के मुख्य 3 विषय थे। कितने विषय थे? 3 विषय थे। जानना है कि वो 3 विषय बौद्ध प्रणाली के कौन कौन से थे। बहुत डीपली से क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत डीपली से पढ़ रहे हैं अपन लोग। शायद लग रहा होगा आप लोग को कि इतना क्यों, तो याद रखिएगा, इतना कर रहे हैं तभी हम अपने मकसद से कामयाब होंगे। तो 3 जो विषय थे उसको पितक कहा जाता था, याद रखिएगा, पितक। 3 पितक कह सकते हैं, 3 विषय जो था उसको। और ये जो तीनों विषय था, 3 पितक था, उसका नाम बता रहा हूं मैं कौन कौन सा है। पहला है विनय, ये बौद्ध प्रणाली का जो विषय था वो पहला है विनय। और दूसरा है अभिधम्म, और तीसरा किसी को याद है क्या? बताइए। सूत्र। बहुत सुंदर। चलिए, अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थियों का गुण मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना भाई, बहुत जरूरी है एडवांस रहना। आज एक शिक्षक के लिए जरूरी चीज है इन चीजों को जानना, उससे भी कहीं जरूरी चीज है आज विद्यार्थी को समझना। देखिए, आज कई सारे सिलेबस हो गए हैं, यूनिवर्सिटी के अपने अपने अलग अलग सिलेबस हो जाते हैं। तो बच्चे आज आपसे एडवांस रहेंगे, जिनको आप पढ़ाने के लिए इस तैयारी को कर रहे हैं, वो बच्चे आज आपसे एडवांस रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास गूगल है, वो सारी चीजों को एडवांस रूप से आपसे ज्यादा जानेंगे। आज बच्चों को जरूरी है तो सिर्फ ये कि उसको सही गाइडलाइन की जरूरत है। और बच्चे आपसे ज्यादा होशियार आज आपको मिलेंगे। जिस क्षेत्र में हम जाने वाले हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम तैयारी करें। तो इस तरीके से वो बच्चा इन चीजों को जान जान जाएगा, और उसको सही वे पे हम लोग को बताना है, और क्वेश्चन पूछ पूछ के उनको पढ़ाना है। तभी हमारा जो मिशन है वो सार्थक होगा। याद रखिएगा, अच्छे शिक्षक ये सारे गुण होने चाहिए। तो एक बौद्ध शिक्षा प्रणाली के पितक का नाम है विनय, दूसरा है अभिधम, और तीसरा है सूत्र। ये 3 प्रमुख विषय है। इसके बाद हमको जानना है कि ये दोनों जो प्रणाली थी, कौन कौन सी 2 प्रणाली? बौद्ध प्रणाली और वैदिक प्रणाली। तो ये दोनों प्रणाली के लिए कुछ विषय समान थी, अर्थात दोनों में जो समान थी
अर्थात दोनों में जो सिमिलर थी कहना चाहिए वो अंकगणित, जिसमें हम क्या सीखते हैं, जोड़ना घटाना सीखते हैं। सैन्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान जिसमें सुरक्षा से संबंधित विज्ञान, कानून प्रदर्शन, डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन, नीति नियमों का पालन करना, कला, जितने भी आज हम देखते हैं कि वो जादूगर है, कोई बढ़ाई है, कोई मैकेनिक है, ये सभी कोई क्या बोलते हैं उसको, डांसर है, नृत्य करने वाला है, नृत्यक है, तो वो सभी उनकी कला है। तो कला भी एक सामान्य विषय था उसमें। फिर उसके बाद नैतिकता, नीति और नियम में रहना। शायद कला के नीचे आप लोग को नैतिकता नहीं दिख पा रहा है, तो मैं यहां से लिखना शुरू कर देता हूँ। नैतिकता, और नैतिकता के साथ साथ वास्तुकला। वास्तुकला, ये जो 6 मैंने लिखे हैं वे समान थे दोनों प्रणाली में। आपको इस चीज को याद रखना है, ये वैदिक में भी थे और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी थे। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करता हूं। हो गया तो इरेज कर दीजिए, कर दूं? जी सर, हो गया। तो नोट्स आप लोग का प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी सर, बना रहे हैं। बहुत, चलिए आगे देखते हैं अपन। जस्ट इसके पिछले क्लास में मैंने बताया कि पिछले समय के लोग चारों वेदों को अगर पढ़ लिए तो वो सर्वज्ञ हो जाते थे, वो ज्ञाता समझे जाते थे। जिसको आज हम लोग 10 साल में 10वीं, 12 साल में 12वीं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर समझते हैं, वो उस समय की अलग विधा थी। तो आइए जानते हैं हम कि अधिगम और व्यावसायिक शिक्षा की अवधि क्या थी। अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब लर्निंग या सीखना। उसकी अवधि उस समय पे क्या थी, इसको जानने वाले हैं। जो वेद थे, वेद 4 वेद थे हमारे भारतीय संस्कृति में, और इस चारों वेदों को हमको पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। आपको बताऊं कि एक वेद को हमको पूरा करने में, एक वेद को पूरा करने में करीबन 12 साल लगते थे। 12 वर्ष का समय एक वेद के लिए।
क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वेदों का उल्लेख है, अतः हम 12 वर्ष गुणा 4 वेद कर सकते हैं। तो आप सबको सनद रहे कि 48 वर्ष की अवधि में शिक्षा पूर्ण की जा सकती। देखते हैं कैसे। एक वेद का अगर किसी को ज्ञान है तो उस समय के लिए उसको स्नातक के समान समझा जाता। अर्थात जिनको एक वेद का ज्ञान है, जो एक वेद का अध्ययन कर लिया है, उसको स्नातक कहा जाता। और जिसके पास दूसरा वेद का ज्ञान है उसको कहा जाता अर्थात ऐसे लिख देता हूं मैं, एक वेद का जिसको ज्ञान है वो स्नातक था, और दूसरा जो वेद का ज्ञाता था, दूसरा वेद का जिसको ज्ञान है या 2 वेदों का जिनको ज्ञान है, उनको वसु कहा जाता था। वसु। और जिनके पास 3 वेदों का ज्ञान है, 3 वेदों का जिनके पास ज्ञान है, उनको कहा जाता था रुद्र। शायद भगवान शिव जी का नाम है रुद्र, रुद्र महादेव ऐसे करके मैं सुना हूं। जिनके पास 4 वेदों का ज्ञान होता, तो भारतीय संस्कृति में 4 वेदों का जो ज्ञाता था या रहे हैं, उन्हें कहा जाता था आदित्य। एक वेद स्नातक, 2 वेद का ज्ञान जिनको होता वसु, 3 वेदों का जिनको ज्ञान रहता वो रुद्र कहलाते, और जिनके पास चारों वेदों का ज्ञान रहता उनको आदित्य कहा जाता। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद समझना है कि आजीविका कमाने के लिए पुरुषों को एक कला के रूप में ज्ञान दी जाती थी। एक कला उनको बहुत ज्यादा है जरूरी कि उनको आना चाहिए था। आज जिसको हम लोग लोहार कहते हैं, चाहे वो वेल्डिंग करता हो, चाहे वो लोहा पीटता हो, तो उसके पास एक कलाकारी है, उससे उसकी जीविका चल रही है। जो आज कारपेंटर है, जो फर्नीचर बनाता है, बढ़ाई जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके पास एक कला है, वो अपनी जीविका चला रहा है। तो कुल मिला के ये कहें कि अपने जीविकोपार्जन के लिए हर एक पुरुष को एक कला उस समय के स्थिति अनुसार आना बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये तो रहा वेदों के समय अवधि के बारे में बात। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि शिक्षण की विधि क्या थी। शिक्षण की जो विधि प्राचीन भारत में मुख्य रूप से शिक्षण की विधि से आता है, कौन से विधि से, कौन से मेथड से उन लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, उसको शिक्षा और शिक्षण की विधि कहा जाता है। तो मुख्य रूप से निर्देशों को अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय जो शिक्षण की विधि थी उसमें 3 चरण थे, और 3 चरण में शिक्षा की विधि को हम पढ़ते थे।
3 चरण थे, 3 स्टेप थे जो शिक्षण की विधि थी, जिसमें 3 चरण में पहला चरण था श्रवण, दूसरे शब्दों में हम कहें तो सुन करके शिक्षा ग्रहण करना। दूसरा जो चरण था वो था मनन, मनन मतलब याद करके, रट के। और तीसरा जो था वो था निधासन। आसन का एक प्रकार है ये निधासन, अर्थात शिक्षाओं का चिंतन। शिक्षा का इसमें विस्तार से लिख देता हूं, इसमें अगर आप लोग को दिख रहा हो यहां तक चलेगा? जी सर। शिक्षा का इसमें चिंतन होता था, और इसमें मनन जो शब्द है यह शिष्य को पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में सोचना था, विषय वस्तु की सोच लिख देता हूं मैं। सोच, याद रखिएगा, ये आप लोग को दोनों एक जैसा लगेगा, सोच और चिंतन, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सोच मतलब एक तात्कालिक और सामान्य वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से हम किसी बातों को सोचते हैं, विचारते हैं, उस पर आती है। चिंता मतलब एक गहन अध्ययन की बात आ जाती है इसमें, वो निषाधन, निधासन है, ये आसन का एक प्रकार है निधासन। अगला है श्रवण। तो मुझे लगता है आप लोग सब जानते हैं कि श्रवण का मतलब क्या होता है। शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया जो बातों को सुनना, ये शिक्षण की 3 चरण, 3 विधि। श्रवण, सुन करके शिक्षा ग्रहण करना, विधि एक था। दूसरा था मनन करना, मतलब विषय वस्तु के प्रति सोच, विचार विमर्श। और तीसरा था निधासन। तो निधासन मतलब शिक्षा के संदर्भ में चिंतन। तो ये विधि थी प्रमुख, जो भारतीय संस्कृति में शिक्षण के प्रमुख विधि के बारे में हम लोग जानते हैं वो। अगर इतना हुआ समझ में आया तो बोलिए यस, और फिर रिलेट करके मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। इसी के आगे और भी कुछ है, क्योंकि जगह नहीं है तो लिख लिए आप तो इरेज करूं? जी सर, लिखिए। ओके। उसको रहने देता हूं, उसी से संबंधित कुछ टॉपिक है इसलिए इधर को मिटा देता हूं। शिक्षण की विधि में ही मौखिक सस्वर, ये शब्द नया लग रहा होगा लेकिन इसका अर्थ बहुत पुराना है, आप सबसे ये गुजरा हुआ है। मौखिक सस्वर, इसका अर्थ होता है, मौखिक मतलब मुंह के द्वारा,
सस्वर मतलब स्वर में स्वर मिला करके, जैसे मैंने कहा एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो बच्चे उसको दोहराते ए फॉर एप्पल, इस तरीके से। तो मौखिक सस्वर जो है वो ज्ञान प्रदान करने का मूल माध्यम था, ज्ञान प्रदान करने का मूल माध्यम क्या था? तो मौखिक सस्वर था। इसमें गुरुजी के कहे अनुसार बच्चे उस बातों को दोहराते और उस माध्यम से वो ज्ञान अर्जित करते। विभिन्न तरीकों के माध्यम से कई सारे अभ्यास किए गए, जिन अभ्यास में आत्मनिरीक्षण, दूसरा कहानी कहना, कहानी के माध्यम से सुनाना उनको, चीजों को रटाना, सस्वर उनको शिक्षा प्रदान करना, आत्मनिरीक्षण, याद रखना कहे गए बातों को, ताकि वो उस चीज को लंबे समय तक स्मरण रख सके। फिर उसके बाद आलोचनात्मक विश्लेषण, उसका परिणाम क्या होगा, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, उसमें क्या क्या बुराइयां हैं, इस तरीके से आलोचना करके उस पे विशेष गहन अध्ययन कराना भी एक शिक्षण का विधि था। फिर उसके बाद व्यवहारिक अध्ययन, व्यवहारिक अध्ययन में समाज के सामाजिक गतिविधियों को मानते हुए समाज में जीवन यापन करने के लिए किस तरीके से व्यवहार की आवश्यकता है, उन सभी व्यवहारों का अध्ययन कराना। और उसके माध्यम से शिक्षा कराया जाता था। और आखिरी है सेमिनार, जो आज भी आप देखते हैं बड़े बड़े विद्यालय विश्वविद्यालयों में बच्चों का सेमिनार कंडक्ट कराया जाता है, जिससे कि उल्लेखित विषय वस्तु का सेमिनार के माध्यम से बच्चों की एक अच्छी तैयारी हो जाती है और बच्चे उससे इंटरेस्ट से भी पढ़ाई करते हैं। और कई सारे चीजों को जब वे होमवर्क असाइनमेंट के माध्यम से जब पूरा नहीं कर पाते तो वो सेमिनार के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये प्रमुख रूप से मूल माध्यम था जो शिक्षण की प्रमुख विधि थी। ये सभी बातों का आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्ञात हो। ये आपको कहीं पे डाउट लग रहा है इसमें तो कुछ पूछ सकते हैं। कहीं किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। चलिए बढ़िया है। चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आप लोग को कहूंगा, जैसे आपकी आज पॉजिटिविटी रिस्पॉन्स थी, मुझे ये बरकरार चाहिए, हमेशा चाहिए। कल के लिए मैं टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, ये समझिए आपका होमवर्क है, उस पर आप लोग जरूर से करके आइएगा, उसको पढ़ के आइएगा, जिससे कि पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आए। भारत की जो भारतीय शिक्षण संस्थान थी, तक्षशिला, नालंदा, इस तरीके से और भी कई सारे हमारे विश्वविद्यालय और
विद्यालयों को जानते हैं, उन सभी के बारे में अपने को कल अध्ययन करके आना है और कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको कल देखेंगे। आप लोग इसकी तैयारी करके आइए। ठीक है, जी आज सर। तक के टॉपिक को यहीं क्लोज करें। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।